उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेवन 12th नीट CVT examinations, then this channel is made for you, and you are getting lectures on daily basis to cover your syllabus as soon as possible. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास यूनिट रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक अहम एंड एसेंशियल कंपोनेंट या पैरामीटर जो रिप्रोडक्शन का है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस के लिए मैंने कहा था 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत है। उसमें DNA रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, सेल साइकिल की ज़रूरत है, एंड फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, थर्ड एंड एसेंशियल कंपोनेंट और पैरामीटर, एंड देन अल्टीमेटली कन्वर्जन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट इनटू फाइनल यंग वन। तब जब यंग वन बनेगा तब ही प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे ये जो मेल एंड फीमेल गेमीट बना, ये गेमीट का आपस में फ्यूज होना और फ्यूजन के बाद एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना, और जिससे रियल लाइफ की अगर साइंटिफिकली हम देखेंगे शुरुआत होती है। तो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू द क्वेश्चन व्हाट फर्टिलाइजेशन इज, तो द आंसर इज सिंपली दैट इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। लेकिन जितना आसान इसका आंसर देना है उतना आसान इसके अंदर जो चीजें हैं वो नहीं होती है। एक्चुअली इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स तो होता है, लेकिन गेमीटिक फ्यूजन के साथ साथ ओवम को एक्टिवेट भी कराना होता है। ओवम सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज पे होता है, उसको वो स्टेज से बाहर निकालना होता है, उसको एक डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट करना होता है। क्लीवेज डिवीजन की स्टार्ट जो है उसको कराना है, और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, तो उस एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जो हमारी लाइफ का जो पहला स्टेज होता है उस स्टेज की शुरुआत करना है, और इन सब चीजों की जो शुरुआत है वो इस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन से होती है। तो आज के इस टॉपिक को स्टडी करके हमें पता चलेगा कि ये जो मेल एंड फीमेल बिलोंग टू पर्टिकुलर स्पीशीज हैं, इनके अंदर जो मीटिंग ऑफ गेमीट से फ्यूजन होता है, किसी एक स्पीशीज का जो स्पर्म है किसी दूसरी स्पीशीज के ओवम के साथ क्यों मीटिंग नहीं कर पाता है, क्यों उसको वो फर्टिलाइजेशन उन दोनों के बीच में नहीं होती है, क्यों ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, और क्यों ये और कैसे ये ओवम को एक्टिवेट करता है, और कैसे ये सेक्स को डिटरमाइन करता है कि आगे वाला आने वाला ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यंग वन होगा, ये इसको मेल बनना है या फीमेल बनना है। इन सब बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आज हमें सीखने को मिलेगा इस टॉपिक की स्टडी करके। तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, डेफिनेटली दिस इज the meeting of gametes in such a way so that there is complete fusion of male and female gamete। आपको पता है जो मेल गेमीट स्पर्म या फीमेल गेमीट ओवम है वो हैप्लॉइड सेक्स सेल्स होती हैं। उन दोनों का आपस में अगर फ्यूजन हो और कंप्लीट फ्यूजन हो, और इतना हो कि अब वो दो नहीं एक ही सेल में कन्वर्ट हो, or when these two haploid sex cells or haploid gametes get fused so completely with one another, then there this complete fusion leading to formation of a now diploid but a single cell is called as fertilization। तो फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम zoologically देखेंगे, क्योंकि हम zoology की स्टडी कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम जोलॉजिकली देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, मोस्टली विच एक्वाटिक, चाहे फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करेंगे, या मोस्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है विद इन वाटर बट आउटसाइड द बॉडी। बट वी बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा, वेयर कॉर्डेट्स, वेयर मैमल्स, वेयर हाईली एडवांस्ड एनिमल्स सो फार एज एवोल्यूशन इज कंसर्न्ड। तो हमारे अंदर जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कंपैरेटिवली एडवांस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है वो विद इन द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो हमारे अंदर भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, दैट इज व्हाई आवर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, और वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके इस वाले जंक्शन पे होती है। दिस कॉल्ड एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। तो जो बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है एम्पुला इस्थमिक जंक्शन।
ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली स्टडी किया था एंड देयर वी केम टू नो दैट दिस इज एक्चुअली इनफंडिबुलम एंड दिस इज एम्पुला, दिस elongated part, this is what, this is ampullary part and this elongated part is isthmus, and this is the isthmic and ampullary junction. So it means in order to have a mating between the bride and groom, both have to reach up to this junction. दुल्हा और दुल्हन को जो मीटिंग होगी वो इस जंक्शन पे होगी। तो ये जो दुल्हन एग, मैंने कहा था एग विल बी रिलीज्ड along with other follicular cells or granular cells in the form of corona radiata, and when it is released it has to be trapped and it has to travel through direct or indirect means up to this region, and sperms also have to travel up to this region. Then meeting of the gametes will take place here. When meeting of the gametes will take place here, then that meeting remains effective. एक मीटिंग स्पॉट होता है, अगर मीटिंग स्पॉट पे मीटिंग नहीं होती है तो मीटिंग का जो मकसद होता है वो नहीं निकलता है। ठीक, जैसे कोई पार्लियामेंट का सेशन होता है तो पार्लियामेंट का सेशन पार्लियामेंट में ही होगा, पर्टिकुलर जगह मुंतखब की गई है, थोड़ी ना किसी मार्केट में जाएंगे और वहां पे बैठेंगे और वहां से गाड़ी या शोर ये वो वहां से मीटिंग होगी, कुछ नहीं होगा वहां। इसी तरह ये जो मीटिंग ऑफ गेमीट्स का ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होना है, जो एसेंशियल कंपोनेंट रिप्रोडक्शन का है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर वाले ने सिलेक्ट किया है, दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। या याद रखना, तो इसी एम्पुलरी पार्ट में असल में मीटिंग जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। मीटिंग कैन टेक प्लेस देयर एंड देयर, जो बाकी जगहों पर मीटिंग होती है वो अनसक्सेसफुल होती है। ये एक रीजन है दैट व्हाई ऑल कपुलेशंस कांट लीड टू फर्टिलाइजेशन और कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। ठीक, तो ये तो साइट हुई, और टाइप जो है वो मैंने कहा वो हमारे अंदर इंटरनल है, इंटरनल। और जो बेटा एम है, एम एक है डिसाइड करना सेक्स ऑफ चाइल्ड और एम्ब्रियो, इज द एम। मैंने कहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने देखा जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स दो तरह के बनते हैं, एंड्रोस्पर्म्स एंड गाइनोस्पर्म्स। तो इन स्पर्म्स में एक तो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन एलोसोम या एक्स होगा या वाई होगा। अगर एलोसोम एक्स है तो गाइनोस्पर्म है, अगर एलोसोम वाई है तो एंड्रोस्पर्म है। अगर एंड्रोसोम ने सक्सेस अचीव की टू फर्टिलाइज द एग तो मेल बेबी यहां से डेवलप होगा, और अगर गाइनोस्पर्म अचीव द सक्सेस टू फर्टिलाइज द एग देन फीमेल बेबी यहां यूट्रस के अंदर फाइनली डेवलप होगा। तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज एक्चुअली डिसाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। henceforth it has attained one more strategic importance। और इतना ही नहीं, यहां से फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा मकसद है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ओवम भी डोमिनेंट था, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन फेज 4-5 दिन का चलता है उसका मकसद होता है एक्चुअली दैट इज द शेडिंग ऑफ एज इट टीयर्स फ्रॉम द वॉर्म फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस इसके मरने का जो दुख होता है, इसके डेथ होने का जो दुख होता है, उसके दुख में वो फ्यूनेरल ब्लड होता है इसका लूज करता है, क्योंकि उसको पता होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बाकी हार्मोन से कितनी तैयारी की थी मैंने, टू मेक ए साइट, टू मेक ए रीजन वेयर इट विल डेवलप इनटू ए यंग वन। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये एग जो है सेकेंडरी ओसाइट स्टेज ही वेस्ट हुआ। इसकी वेस्टेज को लेके ये जो यूट्रस है इट didn't shed it off, costed off its blood and the blood vessels and the serous fluid, actually that's all the tears of the uterus। लेकिन यहाँ पे आज स्टडी कर रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन होगी तो तब क्या होगा इस यूट्रस के अंदर, हाउ इट विल एंजॉय, हाउ इट विल सेलिब्रेट। तो एक्टिवेशन ऑफ ओवम होगा यहाँ, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, वरना सेकंड पोलर बॉडी रिलीज नहीं होती थी जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टडी किया। तो मैं बार बार कहता हूँ ये जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं वन अनदर। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आओगे उसके पीछे जो हमने टॉपिक दिया होता है दैट इज ऑलवेज रिलेवेंट टू दिस करंट टॉपिक। चाहे हम oogenesis की बात करेंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, उससे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम क्रोनोलॉजिकली 1 by 1 लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है व्यूअर्स के लिए वो सारे लेक्चर्स वॉच करें, और अगर कोई पर्टिकुलर लेक्चर वॉच करेंगे तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है उसका पिछला जो लेक्चर है वो भी वॉच करें, क्योंकि अदरवाइज उनके लिए कुछ नॉलेज जो होती है वो स्किप हो जाती है। ठीक है, तो
यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ओम भी होगा। तो जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर अटेंड किया उन्हें ज्यादा समझ आएगी एक्टिवेशन ऑफ ओम क्या है, क्यों अदरवाइज ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी स्टेज वाला ओम जो होता था वो वेस्ट हो जाता था। उस वेस्टेज से बचने के लिए इस ओम को की एक्टिवेशन होती है ओनली विद द एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो ये तो हुआ सम ऑफ द एम्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ स्टेप्स बनाए हैं। इन स्टेप्स के अंदर हम दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने पॉइंट इसके लिए लिखा है वो है मीटिंग ऑफ गेमीट्स। मीटिंग ऑफ गेमीट्स, देखो मीटिंग ऑफ गेमीट्स होने के लिए पहले जो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन होती है या कॉइटस होता है उसकी वजह से देयर इज रिलीज ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्टडी किया that millions, more than 300 up to 500 million sperms are being liberated along with a single ejaculate, ठीक। और actually not only sperms are being liberated there, the semen or male genital fluid is being liberated। तो वजेना में जब ये सीमेन होता है ये पहले एक कॉगलम की तरह होता है, ठीक। इन स्पर्म्स के साथ साथ जैसे हमने देखा था 70% ऑफ सेक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल फ्रॉम द मेल reproductive system, almost 30% of the secretion of the prostatitic gland and the Copper's gland की भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन थी उसमें। तो ये सारा जो जेनेटल सेक्रेशन होता है first it reaches after copulation into the vagina and when it reaches there it is silent there, it is as a coagulum there। तो coagulating agents still release होते हैं from the wall of the vagina and the lower side of cervix। और वो जो decoagulating agents होते हैं उनके लिए और एक कंट्रीब्यूशन होती है फ्रॉम द सीमेन। सीमेन के अंदर आपने देखा था एक होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मैं कुछ मेन चीजें यहां पे लिखता हूं, और होता है कैल्शियम, और इसके अंदर होता है सीमेन के अंदर मैग्नीशियम, ठीक, एंड इट आल्सो कंटेन्स फ्रुक्टोज एंड साइट्रिक एसिड एंड अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं एंड फ्रुक्टोज including calcium, these three are here going to take a major role for the activation or for a decoagulation process। तो कुछ decoagulants यहाँ से निकलते हैं और उनको इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करते हैं एक prostaglandins, calcium and fructose। When there is combination of all these decoagulating factors and anticoagulating enzymes from the lining of the female genital tract, these sperms which were coagulated, which were agglutinated with one another, ये एक agglutinated फॉर्म में थे, कोगुलम फॉर्म में थे, ये अब रिलीज हो जाते हैं। और इनके रिलीज होने में एक तो ये मॉलिक्यूलर कंट्रीब्यूशन हुई और दूसरी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है उसमें अंडुलेशंस होती है, उसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं और उन मूवमेंट से और ज्यादा एक्टिवेशन होती है स्पर्म्स। व्हेन द स्पर्म्स आर रिलीज्ड ये एक फौज की तरह अंदर सर्वाइक्स के अंदर चले जाते हैं। जब बहुत सारे फौजियों को कभी छोड़ा जाता है किसी जंग के अंदर टू रीच अप टू द डेस्टिनी टू कंकर समथिंग, तो इसी तरह ये स्पर्म्स एक रेस के अंदर लग जाते हैं और कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स सम रिमेन इंटैक्टेड इन द अपर साइड और द ऑफ साइड ऑफ द सर्वाइक्स। यहां से इन्होंने सर्वाइक्स से ट्रैवल किया आगे गए। और यहां अगर आपको याद है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने स्टडी किया था कि ये जो लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग फाक्सिनालिस लेयर जो होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, यहाँ से जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स वो एक्टिवेटेड होते हैं इन द मेनली एट द मिडल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम मिडिल स्टेज की यहाँ पे बात करेंगे अभी। सपोज दिस वाज द मिडिल स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड उस टाइम ये एक्टिवेटेड ग्लैंड्स थे और एक्टिवेटेड ग्लैंड्स से और ज्यादा सेक्रेशन, जिन सेक्रेशंस को हमने कलेक्टिवली कहा था एंडोमेट्रियल ब्रॉथ और यूट्राइन मिल्क, वो यूट्राइन मिल्क भी यहाँ पे होता है। उस यूट्राइन मिल्क में लिपिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, डेक्सट्रोज होता है एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, म्यूकस होता है, सो मेनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस। तो ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस भी अब कंट्रीब्यूशन करेंगे स्पर्म को पावर करने में। लेकिन मेन पावर स्पर्म को कौन देता है? मिटोकॉन्ड्रिया तो देता है व्हिच वाज प्रेजेंट इन द मिडल पीस, लेकिन वो उसके लिए जो फ्यूल होता है वो फ्यूल होता है फ्रक्टोज और उसका ये फ्रक्टोज अपने उसके साथ होता है। तो आफ्टर यूजिंग दिस फ्रक्टोज एज द फ्यूलिंग एजेंट ये स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं और इनको ट्रैवल करने में यहाँ से एक तो ये खुद ट्रैवल कर रहे हैं और इनको ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी अब हेल्प कर रहा है। चाहे ये इसके अंदर एंडुलेटरी मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इनकी सेक्रेशन होती है, म्यूकस सेक्रेशन होती है, फ्लूइड मीडियम होता है, ठीक। तो यहाँ से ट्रैवल करते हैं
और एक बात है, ये जो स्पर्म्स होते हैं सबसे ज्यादा जो इनके लिए बैरियर होता है वो इस रीजन में होता है, वजाइना एंड सर्वैक्स। क्योंकि जो वजाइना या बर्थ कनाल होती है इसके अंदर मीडियम एसिडिक होता है, एज यू नो देयर इज प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड इज देयर। तो वो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है नेचुरली ह्यूमन फीमेल्स, बट अभी तो ये जो स्पर्म्स है अभी तो ये नॉन सेल्फ है, ठीक है। अभी तो ये एक्सटर्नल अनवांटेड सब्सटेंसेस है मॉलिक्यूलर लेवल फॉर द वजाइना। तो वजाइना से जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है, उस एसिडिक मीडियम में बिलियंस ऑफ स्पर्म्स वेस्ट होते हैं, उनकी डेथ होती है, उनकी किलिंग होती है। लेकिन still more than millions of the sperms get entry via the internal arch through the cervix up to the uterus। जैसे ही यूट्रस में पहुंचे अब ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि यूट्रस का जो मीडियम होता है वो अल्कालाइन होता है, और ह्यूमन मेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी मीडियम अल्कालाइन होता है, ठीक। तो ह्यूमन मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर बहुत देर तक, इवन दिनों तक स्पर्म्स वेएबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतनी देर तक स्पर्म्स वेएबल नहीं रहते हैं। तो ये प्राइमरी रीजन है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट स्पेशली बर्थ कैनाल वो एसिडिक होती है, स्पर्म्स को एसिडिक मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही समहाउ सम स्पर्म्स रीच्ड अप टू द यूट्रस, यहाँ इनके लिए मीडियम कन्वीनियंट है, तो इस कन्वीनियंट मीडियम में अब ये और ज्यादा मूवमेंट पकड़ लेंगे और चलेंगे। अब आपको पता है कि यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी होती है, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवरी से यूजुअली एग लिबरेट होता है, और वो एग खुद से नहीं चलता है, ठीक है, वो खुद से नहीं चलता। ये फिंगरे इन्होंने मूवमेंट किए थे, फिर इंटरनल आर्च से इसकी एंट्री हुई थी, इट रीच्ड अप टू द इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम से एग को ट्रैवल करना है अप टू व्हाट, अप टू दिस जंक्शन, इस जंक्शन, क्योंकि यही जंक्शन मीटिंग पॉइंट है, और यहां से स्पर्म को ट्रैवल करना है। एग एक ही है, ठीक है, एग एक ही, इट इज देयर एज इफ ए क्वीन इन ए पैलेस। तो इस पैलेस तक पहुंचने के लिए इतने सारे स्पर्म्स आपस में रेस में लगे हैं, अब ये इसको तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इनको पता नहीं अब यहाँ राइट साइड में के फैलोपियन ट्यूब में इस वाले साइकिल में एग है या इस साइड में। तो बाई चांस कईयों को यहाँ चांस मिलता है, कहीं इसके साथ भटक जाते हैं, इस साइड में कोई इधर चलता है, तो फाइनली इससे और जो इनका नंबर है वो कम होता जाता है। स्पर्म्स ट्रैवल, स्पर्म्स ट्रैवल, स्पर्म्स ट्रैवल, एंड अल्टीमेटली दे रीच up to the junction where the meeting point was. When they reach there and their meeting of gametes is actually taking place. तो ये जो मीटिंग ऑफ गेमेट्स के लिए हमने पहले देखा कि कॉपुलेशन के अंदर पहले मिलियंस ऑफ स्पर्म्स लिबरेट हुए, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स लिबरेट हुए, और ये स्पर्म्स जो थे ये एग्लूटिनेटेड थे, क्लम्प्ड थे, एग्लूटिनेटेड, और दे वर क्लम्प्ड, ठीक। और डीएग्लूटिनेशनल फैक्टर्स जो सीमेन के अंदर खुद से भी थे, और ये जो कुछ डीएग्लूटिनेशन जो फैक्टर्स रिलीज किए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ने, उन दोनों की कंट्रीब्यूशन से ये डीएग्लूटिनेट हुए। फाइनली इन्होंने ट्रैवल किया, हमने कहा था 2 mm के आसपास पर मिनट में इनकी ट्रैवलिंग होती है, तो इसको यहाँ पे पहुंचने में कम से कम 5 मिनट भी लग सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा घंटे भी लग सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे भी लग सकते हैं इनको ट्रैवल करने में, depending upon many factors, depending upon the health of female reproductive system, depending upon the health of the sperms, depending upon the condition, acidic basic condition present in the human female genital tract, so many factors are there। तो इन फैक्टर्स को लेके चाहे स्पर्म पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, लेकिन जो एग होता है, दैट हैज बीन रिलीज्ड एंड दैट हैज रीच्ड अप टू द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सवाल ये है ये कब तक वहां वेएबल रहता है। ये ज्यादा देर तक वेएबल नहीं रहता है, सम ऑथर से 24 घंटे, सम से 48 आवर्स, लेकिन 48 आवर्स से ज्यादा कोई नहीं कहता एग वेएबल रहता है और इस जगह पे रहता है, क्योंकि इसके बाद एक तो इसकी खुद की मूवमेंट होती है, इसमें पार्ट ऑफ जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से इसकी मूवमेंट आगे होती है, और इसकी मूवमेंट जैसे आगे हुई तो पर फिर उसके बाद ये जो मीटिंग ऑफ गैमेट है वो कन्वीनियंट नहीं होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जब स्पर्म्स यहाँ पहुंचे, यहाँ जब मीटिंग हुई, अब मीटिंग होने के लिए एज यू ऑलरेडी नो कि ये जो एग होता है ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होता है, ये इसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और ये बाकी साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंस। इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके बाहर से ज़ोना पेलिसिडा होता है, और ज़ोना पेलिसिडा के साथ साथ इसके बाहर से एक स्पेशल सेल्यूलर लेयर, ग्रेनुलोसस सेल्यूलर लेयर कवरिंग होती है, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, और कुछ फॉलिकुलर सेल्स भी। मैंने कहा था ये दुल्हन की तरह होता है, इसके साथ साथ इसकी सहेलियां होती है इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड सम फॉलिकुलर सेल्स, और खुद का अपना एक बैरियर होता है दैट इज ज़ोना पेलिसिडा, जो यहाँ जैसे इसकी ड्राइंग बनाई है हमने। तो अब ये जो एग है ये सपोज इट इज प्रेजेंट हियर और इट हैज रीच्ड हियर, ठीक, एंड सम स्पर्म्स, दिस सम इंक्लूड्स many hundreds and thousands or even lakhs of the sperms,
which have attained the success in reaching this region. स्पोम्स के ऊपर से होता है एक रीजन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? एक्रोसोम। एक्रोसोम की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, हम जालजी वाले उसको गेलिया बोलते हैं। तो बाकी लोग इसको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही सिर्फ स्टडी करते हैं उसको एक्रोसोमल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एक्रोसोम के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। सो इट मीन्स पहले एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू मीट दीज मेम्ब्रेन्स, दीज कवर्स ऑफ द क्वीन और द एग। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये आगे आता है, ये सपोज दिस इज द एक्रोसोम एंड दिस इज द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और द गैरिया। यहाँ इसके ऊपर बेटा स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सम ऑथर्स, यहाँ पे मुझे एक ऑथर का नाम याद आ रहा है, एफ.आर. लिली, दे कॉल्ड दी स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स एज फर्टिलाइजन प्रोटीन्स। ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इसके साथ साथ यहाँ इसके ऊपर कुछ और सब्सटेंसेस होती है, लाइक कोलेस्टेरॉल। अब देखो, अब जो ये फर्टिलाइजर है, कोलेस्ट्रॉल है, अदर ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो एक्रोसोम की ऊपर की सुपरफिशियल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर होती है। अगर स्पर्म को एंट्री चाहिए टू पेनिट्रेट दिस बैरियर्स, इट हैज टू शेड ऑफ दीज कवरिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर मुझे इस मार्कर से यहाँ कुछ लिखना है और इसके ऊपर कैप लगी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट along with this cap I can write anything over it? I have to remove this cap. When I will remove this cap, then this will attain the ability to write something here. तो इसी तरह जो स्पर्म होता है, ये कैप होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड सम अदर थिंग्स, it has to be removed. This cap has to be, and this process with which this cap is removed, this is called capacitation. Remember, this process is called capacitation. Now you can ask me a question that अब तक तो कैपेसिटेशन खुद से हुई नहीं, अब क्यों हुई? ठीक, इसके लिए एक बेहतरीन आंसर है, जो एग की सरफेस होती है, उस सरफेस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये कैपेसिटेशन कराते हैं, और उन फैक्टर्स को कहते हैं डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। जब एफ.आर. लिली की हम बात करेंगे तो इनका कहना है कि डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजेंट्स। और उनका कहना है कि जो एंटी फर्टिलाइजन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन के आसपास होता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 3 लाख डाल्टन के आसपास होता है। चलो वो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हुई, लेकिन यहाँ पे जो एंटी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एग की सरफेस पे होते हैं, याद रखना। एंटी फर्टिलाइजर्स आर ओवर द सरफेस ऑफ द एग मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजर इज ओवर द सरफेस ऑफ व्हाट? स्पर्म मेम्ब्रेन। रिमेंबर इट। एंड every specific species has specific fertilizing एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंसेस। रिमाइंडेड, हर एक स्पीशीज में ये यूनिक होता है। ये तो इस तरह की बात हुई, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर लिंक लॉक है, उसकी जो चाबी है वो उसी चाबी से खुलेगा, एक स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक, और मेरी इस मार्कर की कैप जो है, ये इसकी कैप है। अगर मैं इस मार्कर की कैप इसमें इनकलकेट करने की कोशिश करूँ, इट वोंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिसिटी है, लाइक लॉक एंड की। एफ.आर. लिली का कहना है इसी तरह लॉक एंड की मैकेनिज्म के तहत जो फर्टिलाइजर एंड एंटी फर्टिलाइजर होते हैं वो आपस में एफिनिटी रखते हैं, और वो स्पेसिफिक होता है। एक स्पीशीज के लिए दूसरी स्पीशीज के साथ वो उसके अंदर मिंगलिंग नहीं हो सकती है। सपोज दिस इज द फर्टिलाइजर एंड दिस इज एंटी फर्टिलाइजर। ओके, सो सपोज दिस इज द फर्टिलाइजर ऑफ द ह्यूमन एंड दिस इज एंटी फर्टिलाइजर ऑफ से फिश और एम्फीबियन और एनी अदर मैमल इवन। तो अगर मैं कोशिश करूंगा इनको आपस में मीटिंग, तो मीटिंग के बाद इनके अंदर आपस में रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इट वोंट बी हैविंग द रिलेवेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स टू गेट मिंगल्ड विद वन अनदर। अब अगर ये होमोसेपियन स्पीशीज है, होमोसेपियन ह्यूमन स्पीशीज है, तो फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर बिल्कुल आपस में लॉक एंड की तरह आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो इनको बाकी जो प्रोसेस करनी है वो कर सकते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजर्स होंगे ओवर दिस सरफेस, एंड दीज एंटी फर्टिलाइजर्स विल बी स्पेसिफिकली गेटिंग फ्यूज्ड विद व्हाट? विद द फर्टिलाइजर। और इसकी वजह से ये जो एंटी फर्टिलाइजर्स आएंगे, ये यहाँ इसकी सरफेस को वॉश ऑफ करेंगे। These all anti-fertilizing substances, they will wash off. When they will be washed off, then this sperm will lose this cap. Actually, the loosening of this cap over the sperm head is called capacitation. अब इस कैपेसिटेशन के होने से अब इस पर्टिकुलर स्पर्म को अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा आगे जाने की, ये जो बैरियर होता है इस बैरियर को पेनिट्रेट करने की। इस तरह जो दूसरा इसके अंदर जो स्टेप मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है बैरियर पेनिट्रेशन। नाउ इट विल बी इन अ पोजीशन टू पेनिट्रेट द बैरियर। चलो, तो बैरियर पेनिट्रेशन में इसको क्या करना है, एक आपको पता है, सपोज दिस इज द एग
this is what? This is the zona pellucida, and this, suppose this is corona radiata, and this is the cementing substance, what is called as hyaluronic acid. Okay, and here a sperm, particular sperm came, and now it has lost its head. Now it is along with this helmet. What is this? This is acrosome. Then it has male pronucleus, then middle piece, then tail piece. Leave this. So अगर ये यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचे के बाद कैपेसिटेशन के बाद अब हुआ क्या कि इसको अब ये बैरियर आगे आया। तो ये जो ये बैरियर है हाइलुरोनिक एसिड, ये यहाँ से जो एक्रोसोम है एक ट्यूबुलर फॉर्म में थोड़ा आगे आएगा, ऐसे एक्रोसोमल ट्यूबुलर फॉर्म में आगे आएगा, विच इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। और यहाँ से वंस इट विल टच इट, इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट विल लिबरेट द एंजाइम्स। एक एंजाइम ये लिबरेट करेगा विच इज कॉल्ड एज हाइलुरोनिडेज। एक एंजाइम लिबरेट करेगा ये हाइलुरोनिडेज। एज द नेम सजेस्ट्स, हाइलुरोनिडेज विल डिसॉल्व व्हाट? इट विल डिसॉल्व दिस हाइलुरोनिक एसिड। एंड दूसरा एंजाइम ये रिलीज करेगा स्पर्म स्पेसिफिक लाइसेंस which are collectively called as स्पर्मियान्स। उन स्पर्मियान स्पेशल स्पर्म लाइसेंस में एक स्पेशल एंजाइम होगा कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम। ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा, ठीक। और यहाँ ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल आगे बढ़ेगा और फाइनली इट विल टच व्हाट? ज़ोना पेलिसिडा। रिमाइंड इट, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाकी स्पर्म्स के साथ भी होगी, लेकिन सबसे तेज उसके साथ ये प्रोसेस होगी जो सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच करेगा, सबसे पहले फर्स्ट। सपोज हियर इज अनदर, उसके अंदर भी ये थोड़ा डिकैपिटेशन वगैरह प्रोसेसेस हो रही है, लेकिन हम बात उसकी कर रहे हैं विच विल अल्टीमेटली दैट हैप्पी स्पर्म की, विच विल अल्टीमेटली अचीव द सक्सेस टू एक्टिवेट द ओम और टू प्रोवाइड द मेल पैटर्नल these chromosomes or the genetic material to the egg, to ask the egg to get activated and to get converted into the embryo. Remember one thing, ये जो फर्टिलाइजेशन की वजह से एग कन्वर्ट होता है जाइगोट में, जाइगोट भी सिंगल सेल है, एग भी सिंगल सेल है, स्पर्म भी सिंगल सेल है, लेकिन जो जाइगोट है वो सिंगल सेल होने के साथ साथ एम्ब्रियो भी है, ठीक बेटा। एम्ब्रियो हमारी लाइफ के अंदर वो स्टेज है जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है टू गेट मॉडिफाइड एंड गेट फाइनली डेवलप्ड इनटू द यंग वन। तो जाइगोट सबसे पहला एम्ब्रियोनिक स्टेज है। जाइगोट इज ए सेल बट इट इज ए सेल्यूलर स्टेज ऑफ आवर एम्ब्रियो, याद रखना। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यही है कि जिसमें सिंगल हैप्लॉइड सेल स्पर्म एंड एग आपस में फ्यूज होके एक सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो को वजूद में ला रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो यहाँ पे डिसॉल्व हुआ, ये बैरियर डिसॉल्व हुआ, तो इस बैरियर के डिसॉल्व होने को कहते हैं बैरियर पेनिट्रेशन। और ये बैरियर पेनिट्रेशन किससे हुआ? कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम था, स्पर्म लाइसेंस थे, हाइलुरोनिडेज था, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक्रोसोमल ये जो है ये ग्रेन्यूल भी थोड़ा आगे आया। तो इस तरह से बैरियर पेनिट्रेट होने की वजह से जो मेम्ब्रेन्स हैं, membranes of acrosome that got finally touched with membrane of egg, what we called as zona pellucida. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब एक्रोसोम फुली बर्स्ट होगा। ऑलरेडी एक जो हेलमेट थी स्पर्म के ऊपर, that has been lost through capacitation. अब दूसरी हेलमेट है, what is that called? That's called acrosome. This acrosome will be fully now liberated, released, bursted up. इसकी बर्स्टिंग को कहते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। अब इस एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होगा? ये सारे के सारे जितने भी अब इसके पीछे एंजाइम्स बचे थे, they will be released. When they will be released, they will get fused with the zona pellucida. जैसे ये zona pellucida के साथ फ्यूज हुए, तो zona pellucida से कुछ स्पेशल सबस्टेंसेस, मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस रिलीज होंगी, और एक स्पेशल सबस्टेंसेस कॉल्ड एज GP3। ये GP3 जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कुछ फर्टिलाइजर, एंटी फर्टिलाइजर, ये उसी एंटी फर्टिलाइजर की तरह एक सबस्टेंस होती है GP3 की। इसको स्पेसिफिसिटी होती है, once this membrane gets fused with the GP3, this GP3 gets activated. Once the GP3 gets activated, इससे क्या होता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम Na पॉजिटिव की इनफ्लक्स हो जाती है। कुछ Na पॉजिटिव यहाँ से लिबरेट हुआ था, कुछ यहाँ पे होता है। ये Na पॉजिटिव एंट्री करता है विदिन ज़ोना पेलिसिडा एंड विदिन द वेट लाइन मेम्ब्रेन।
तो यहां से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां से डेवलप हुआ तो इससे क्या हुआ, अगर दूसरा स्पर्म आता है उसको अब एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह अब सारे जो चांसेस है वो इसको दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ जो एग है, सपोज इट इज जस्ट लाइक ए क्वीन प्रेजेंट इन ए पैलेस वाज वेटिंग फॉर इट इज ग्रूम। तो जैसे इतने सारे स्पर्म्स आए, ठीक है, जैसे इतने सारे ये फौजी आए, तो इनमें से जो सबसे पहले आया, जिसको सबसे पहले एंट्री मिली थ्रू द डोर, नाउ व्हाट क्वीन विल डू, इट विल क्लोज ऑल अदर डोर्स सो दैट एक ही दुल्हे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट एंट्री इनटू द पैलेस, सो दैट शी विल हैव अ मीटिंग विद ए सिंगल पर्सन। बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाकियों को कैसे नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, इसने यहाँ से ये सारे दरवाजे बंद किए थ्रू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम बाय डेवलपिंग स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हेयर। अब इससे क्या होगा, अगर दूसरा स्पर्म आया, अगर उसने यहाँ से डिकैपिटेशन इतनी प्रोसेस की थी, लेकिन अब उसके एक्रोसोम को एक रिएक्शन करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे आपने याद रखा, इस GP3 प्रोटीन की रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। इस सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से यहां से एक फास्ट बैरियर बना। ये जो फास्ट बैरियर बना, ये बना टू चेक द पॉलीस्पर्मी, बिकॉज अगर दूसरे तीसरे स्पर्म को एंट्री मिलती तो यहाँ से N 3 N 4 N 5 की कंडीशन आ जाती है अंदर एग में, दैट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। तो इस तरह से पॉलीस्पर्मी को यहाँ से एग ने खुद से चेक किया, और जब ये हुआ तो यहां से ये जो जोना पेलिसिडा एंड विटलाइन मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा अंदर की तरह इन्वेजिनेट होता है लाइक दिस। यहां से ये स्पर्म है, इसको यहां से इसने एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनाया। ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन है, अब यहां से जो स्पर्म के ऊपर की ये मेल प्रोन्यूक्लियस के ऊपर से जो मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन को मौका मिल रहा है टू फ्यूज विद दिस मेम्ब्रेन, यहाँ से इसको मौका मिल रहा है टू गेट फ्यूज्ड विद दिस मेम्ब्रेन, और इसकी फ्यूजन की वजह से यहाँ से हाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GP3। तो यहाँ से एक्रोसोम जो है, इसका सारा जो मटेरियल है वो यहाँ और यहाँ इसके साथ साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन की वजह से GP3 पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होना, ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट एक बैरियर बनना, सारे गेट्स का बंद होना, दिस करेक्टिवली कॉल्ड एज एक्रोसोम रिएक्शन। So acrosomal reaction has actually finally stopped further entry of the sperms. कुछ ऑथर्स का कहना है यहाँ से कुछ और substances निकलते हैं which are called as integrinous, and in response to these integrinous यहाँ से कुछ substances निकलते हैं which are called as disintegrinous, and actually these integrinous and disintegrinous are just like the GP3 and just relevant to opposite proteins. They are also species specific, and when they integrinous and disintegrinous fuse, they in the process of acrosome reaction they ultimately form a unique barrier for entry of further sperms. तो इस तरह से ये एक्रोसोमल जो रिएक्शन है वो कंक्लूड होती है। ठीक, अब यहां से क्या हुआ कि अब यहां से जब डिसॉल्व ये हुआ, अब यहां से एक दूसरा चीज होगा जो अब मेल प्रोन्यूक्लियस है। ठीक, और मैंने कहा था इस एक तरह का ये कोन बना था, सम ऑथर्स कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन कोन। तो कोन ऑफ रिसेप्शन से क्या हुआ, इसने इसको अंदर लिया, ये जो यहां से एक स्पर्म आया, अब इसको ओप्लाज्म में अंदर लिया। ठीक, तो असल में इसके साथ क्या है, मेल प्रोन्यूक्लियस है, उसमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स है, सपोज हियर इट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, रिमाइंडेड। जैसे इसकी एंट्री यहाँ हुई, जैसे मेल प्रोन्यूक्लियस आया, इसके साथ साथ मैंने कहा था जब स्पर्म की डायग्रामेटिक एनालिसिस की थी हमने, उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजेला बना था एक्चुअल फिलामेंट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वहीं का वहीं होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के साथ ये फाइनली अंदर आया, और जैसे इसकी एंट्री हुई तो यहाँ ओप्लाज्म के अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस को पता चला इसकी एंट्री हो गई। ठीक, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये पिंच ऑफ करता है एक दूसरी पोलर बॉडी, क्योंकि इसके अंदर अभी जो क्रोमोसोम्स है वो डबलेट फॉर्म में होते हैं, यानी हर एक क्रोमोसोम इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो यहां से ये क्रोमोसोम इसके अंदर इसका डिवीजन कुछ इस तरह हो जाता है, दो में कन्वर्ट होता है, और 50% ऑफ द क्रोमोसोम्स ये दिए जाते हैं टू वन पोलर बॉडी। ठीक, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी ऑलरेडी बनी थी जब सेकेंडरी ओसाइड बना था। तो अभी तक ये जो ओम था
ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही था, अब ये सेकेंडरी oocyte स्टेज कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये फाइनल डेफिनेटिव ओम में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनल डेफिनेटिव ओम में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक्टिवेट होने की जरूरत है। एक्टिवेट कैसे? जैसे इसे पता चलता है इसकी एंट्री हुई, क्योंकि इसकी एंट्री के साथ साथ ये जो ओप्लाज्म होता है, ओप्लाज्म के अंदर यहाँ पे जो एग के अपने लाइसोसोम्स होते हैं, ये लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स कुछ होते हैं, विजिकल्स होते हैं, ये सरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये सरफेस पे चले जाते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। सरफेस पे चले जाने से अब ये और भी एक कंप्लीट हार्ड ये अपने एंजाइम्स को लिबरेट करके इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके इसको एक हार्ड मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द ऑथर्स कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये जब और हार्ड बना, इससे क्या हुआ कि और फर्दर पॉलीसोपर्मी को चेक किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ये तो बाहर की बात हुई, इन लाइसोसोम्स के वेसिकल्स को उनका रोल क्या बनता है, लेकिन यहाँ अंदर से क्या हुआ, जैसे ही एंट्री हुई, जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस की एंट्री हुई, इसको पता चला तो इसने अपनी इस न्यूक्लियस ने दूसरी पोलर बॉडी को पिंच ऑफ किया। जैसे इसको पिंच ऑफ किया, याद रखना यहाँ पे ये अंदर से वटलाइन मेम्ब्रेन थी, बाहर से जोना पेलिसिडा, और ये जो स्पेस होती है कुछ देर तक इसको यहाँ निकाला जाता है बाहर, किसको, सेकंड पोलर बॉडी को, यहाँ फिर ये डिसॉल्व होती है। when it gets dissolved and its nutritional substances are being released and उनको यूटिलाइज किया जाता है by the rest of the air। तो यहाँ से अब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है, ठीक है, अब ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस असल में क्या है, ये एक कंप्लीट डेफिनेटिव ओम का फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। इसके अंदर अब 23 क्रोमोसोम्स हैं, और वो 23 क्रोमोसोम्स में क्या होगी, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम रिमाइंडेड। और यहाँ पे सपोज इज द मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस में 22 प्लस यहाँ एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक, या वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक। जैसा कि मैंने कहा, इफ दिस इज फर्टिलाइजेशन इज दैट प्रोसेस जो एक्चुअली ये डिसाइड करती है कि आगे जो आने वाला डेवलपिंग बच्चा होगा उसके अंदर सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ से असल में डिसाइड होता है, अगर ये स्पर्म था गाइनोस्पर्म, तो डेफिनेटली यहाँ से जो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन होगी, ये होगी 22 प्लस 22 44 ऑटोसोम्स और एरोसोम्स आएंगे XX। सो दिस बेबी विल बी, इट विल बी ए गर्ल। या अगर एंड्रोस्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, देन here it will be 44 plus X and 5, it will be a boy. So whatsoever is the genetic combination, that is all but by chance. However, remember one thing, जो एंड्रोस्पर्म्स होते हैं, ये देखा गया है मॉलिक्यूलर लेवल पे उनकी एबिलिटी ज्यादा होती है फर्टिलाइज करने की, उनकी ट्रैवलिंग स्पीड भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म होते हैं। प्रोबेबली दिस इज द रीजन दैट अगर आप एवरेज देखोगे, कितने भी कपल्स के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर मेल्स का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, मेल्स का नंबर यूजुअली ज्यादा होता है, यूजुअली मेल्स का नंबर ज्यादा होता है। और उस मेल्स के नंबर के ज्यादा होने का एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि जो एंड्रोस्पर्म्स होते हैं उनमें एबिलिटी फर्टिलाइजेशन की, कैपेसिटेशन प्रोसेस की ज्यादा होती है, क्योंकि मेल्स को आगे ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ की एट एवरी स्टेज। अगर बायोलॉजिकली देखेंगे मेल्स एंड फीमेल्स के कंपैरिजन में, जो मेल्स होते हैं इनके अंदर ज्यादा डिजीजेस डिसऑर्डर्स होते हैं, और मेल्स को यूटिलाइज किया जाता है आफ्टर इन देयर वार्स, आफ्टर दे अटेन द प्यूबर्टी। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो आपने देखा, हिस्ट्री इज द विटनेस, आपने देखा सबसे ज्यादा मेल्स की कंट्रीब्यूशन रही है टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, ठीक है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे देखेंगे, जो मेल होता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं डेथ की, सो फॉर डिफरेंट डिजीज ऑफ कंसर्न। तो इसीलिए शायद ये नेचर ने एक एवोल्यूशनरी ट्रंक रखा है कि मेल्स का नंबर ज्यादा हो और एंड्रोस्पर्म्स को ज्यादा एक्टिवेट रखा है। इन कंपैरिजन टू मेल्स, इन कंपैरिजन टू एंड्रोस्पर्म्स, गाइनोस्पर्म्स है लेस एबिलिटी होती है, क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर डिजीज लगने की एबिलिटी कम होती है, और फिर बाद में जो फ्री लाइफ होती है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि उनकी जो चांसेस होते हैं डेथ की, वो कंपैरेटिवली स्टैटिक डेथ कम होते हैं, उनके अंदर कार्डियक डिसऑर्डर्स के चांसेस भी कम होते हैं, बाकी चीजों के भी चांसेस कम होते हैं। चलो, ये एक दूसरी बात है अदर देन डाटा फॉर टॉपिक। यहाँ हमने देखा कि ये जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो यहाँ पर ही इसी प्रोसेस से थ्रू ओम एक्टिवेशन के साथ साथ ही ये डिसाइड हुआ कि कौन सा स्पर्म आया था, whether that was embryo or gynosperm, through this the sex of the child was decided। तो इस तरह से ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस ने एक दूसरी पोलर बॉडी को पिंच आउट किया। व्हाट डज दैट मीन? पिंचिंग आउट ऑफ अनदर पोलर बॉडी मींस अंदर से जो एक का न्यूक्लियस है फीमेल प्रोन्यूक्लियस वो एक्टिवेट हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ ओम। When this activation of OM has taken place, then here is the final stage which is going to happen: mingling or meeting of male and female pronucleus, मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस की फाइनल मिंगलिंग। अब देखो, सपोज दिस इज द एग नाउ एंड दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस, दिस इज
फीमेल प्रोन्यूक्लियस। यहाँ पे और एक बात, जहां से मेल प्रोन्यूक्लियस की एंट्री हुई, जोलॉजिस्ट उस एंट्री पॉइंट से लेके जहां इसने ट्रैवल किया टुवर्ड्स व्हाट, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, वहां तक पहुंचने के लिए ये दो पाथ्स बनाता है। देयर आर सम एनिमल्स इन विच जो ओप्लाज्म होता है वो थोड़ा ग्रेन्युलर होता है, वहां से पता चलता है सपोज ये यहाँ से एंट्री हुई स्पर्म की इस पाथ से, फिर इसने ये पाथ चेंज की। जब ये एंट्री करता है स्पर्म मेल प्रोन्यूक्लियस, एंट्री के बाद ये एक पाथ सा बनाता है, इस पाथ को पेनिट्रेशन पाथ बोलते हैं। आगे आने के बाद इसको लगा नहीं मुझे राइट जाना है क्योंकि यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्पेसिफिक केमिकल्स निकलते हैं जो इनको आपस में अपनी ओर खींचते हैं। तो जहां से इसने पाथ चेंज किया, वो जो चेंज पाथ है which ultimately leads to approaching of the male gamete of the female gamete, उस दूसरी पाथ को कहते हैं कॉपुलेशन पाथ। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे यूजुअली इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ये शेयर किया था। तो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के नजदीक आए। अब बेटा याद रखना, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 23, और जब तक आपस में ये क्लोज आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, अंदर क्रोमोसोम्स में क्या होगा, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, लाइक दिस। देखो बेटा ये टेट्रा फॉर्म है, क्रोमोसोम एक है। क्रोमोसोम का नंबर किससे काउंट करते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमर कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमर एक है तो क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। अगर ये भी यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ एक सेंट्रोमर है फिर ऐसे, और यहाँ फिर एक बनेगा, फिर ये दो क्रोमोसोम्स हैं। अभी ये मिंगल्ड है, लेकिन यहाँ हर एक क्रोमोसोम की कंडीशन ये होगी और इसके अंदर भी हर एक क्रोमोसोम की कंडीशन ये होगी, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होगा इसके अंदर, बट नंबर वही रहेगा। नंबर इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, लेकिन डबलेट फॉर्म में इंटरनली क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आपस में ये एक दूसरे के नजदीक आए। नजदीक आने के बाद जहां से इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज करती है, वहां से मेम्ब्रेन की डिसोल्यूशन स्टार्ट होती है। जहां से मेम्ब्रेन की डिसोल्यूशन स्टार्ट होती है, इसके साथ साथ अगर आपको याद है स्पर्म ने अपने साथ लाया था डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, ये सेंट्रोसोम में कन्वर्ट होता है, ये दो सेंट्रियोल में कन्वर्ट होता है। जब दो सेंट्रियोल में कन्वर्ट हुआ, एक की मूवमेंट होती है, एक यहाँ पर ही रहता है, एक सेंट्रियोल यहाँ रहेगा, दूसरा मूव करेगा यहाँ, और इसके साथ साथ इसके मूवमेंट से ये ओप्लाज्म के स्पेसिफिक डायगोनल काइनिन ट्यूब्यूल फाइब्रिन एक्टिन प्रोटीन को मिंगल करेगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म दिस स्पिंडल apparatus। तो इस तरह से यहाँ से ये मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही है। यहाँ से एक सेंट्रियोल है, यहाँ से एक सेंट्रियोल है, और यहाँ से स्पिंडल apparatus भी बन रहा है। जैसे स्पिंडल apparatus का बना और यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ, अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा है तो ये जो फेज है एग के अंदर, नाउ इट इज नॉट एग, नाउ इट हैज बिकम द ज़ाइगोट, ये फेज चेंज हुआ इनटू व्हाट, इनटू मेटाफेज। तो प्रोफेज खत्म हुआ, इस तरह से ये मेटाफेज में कन्वर्ट हुआ। अब मेटाफेज के बाद हर एक जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, हर एक क्रोमोसोम की हालत ये है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अपनी ओर इसको खींचेगा और यहाँ से इसको डिवाइड करेगा बीच में, एंड सिंगल क्रोमोसोम विल बी कन्वर्टेड इनटू 2। इस तरह से यहाँ अब डिवीजन स्टार्ट होगा। जैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ, दिस इज कंप्लीट एक्टिवेशन, एंड दिस एक्टिवेशन इज नथिंग बट आउटकम ऑफ एम्फीमिक्सिस, द मीटिंग ऑफ फाइनल मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो इस एम्फीमिक्सिस के साथ फाइनली इसके अंदर अब क्या हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हुई, जैसे ही न्यूक्लियर एक्टिवेशन हुई, तो ये इसके अंदर जो स्टेज आया, ये हमारी लाइफ के अंदर बेसिक और पहला स्टेज आया। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, यू हैव गॉट इट। तो इसके बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, चाहे क्लीवेज है या चाहे मॉड्यूलेशन है, ब्लास्टोलेशन है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा, लेकिन इसके साथ साथ इसका मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे कंसेप्शन होती है, आने वाले लेक्चर्स में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।